डियर फ्रेंड, आज हम लोग फिर से मुलाकात कर रहे हैं कंप्यूटर की क्लास के लिए। आज कंप्यूटर की द्वितीय क्लास है। पहले दिन हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा जो कि परिचय के बारे में था कि विभिन्न कंप्यूटर किस तरीके से वर्क करता है, कंप्यूटर में क्या काम है, कंप्यूटर के बेसिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर क्या, लैंग्वेज क्या है, पीढ़ी क्या है। आज हम पीढ़ी के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इसकी एक अगली पीढ़ी की बात करेंगे कि अगली पीढ़ी क्या है। पिछले में आपने देखा कि 5 पीढ़ियों तक गया है कंप्यूटर, और आपने देखा कि वैक्यूम ट्यूब से चालू हुई, फिर ट्रांजिस्टर पे आए हम लोग, फिर आईसीस पे आए, वीएलएसआई पे आए और यूएलएसआई पे आए। उसके बाद अगली पीढ़ी पे भी कंप्यूटर पहुंचा, और जो अगली पीढ़ी के 3 टाइप होते हैं, वो 3 टाइप मैं आपको बता दे रहा हूं। एक होता है नैनो कंप्यूटर, नैनो कंप्यूटर की बात होगी। दूसरा है क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर की बात हो रही है। तीसरा है डीएनए कंप्यूटर, डीएनए कंप्यूटर की बात हो रही है। देखिए तीनों कंप्यूटर में अंतर क्या है। नैनो कंप्यूटर जो होता है ये अत्यंत छोटे कंप्यूटर्स की बात होती है। नैनो कंप्यूटर बहुत ही छोटे होते हैं, 10 की पावर 9 को नैनो बोला जाता है। ये नैनो नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा। और जब कंप्यूटर बहुत ही छोटा हो जाए तो उस टाइप के कंप्यूटर को कहा जाता है नैनो कंप्यूटर। यानी कि जो आपके कैलकुलेशन या मल्टीटास्किंग ऑपरेशंस को, डिफरेंट टाइप के टास्क को बहुत ही विद इन कम टाइम में और विद इन शॉर्ट स्पेस में, यानी जो बनाने में, यूज करने में बहुत ही कम जगह ले और बहुत ही छोटे से जगह में वो कंप्यूटर काम कर रहा है, तो उस टाइप के कंप्यूटर को कहते हैं नैनो कंप्यूटर। फिर आता है क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर का क्या काम होता है? देखिए क्वांटम कंप्यूटर जो होता है ये आपका जो है प्रकाश के सिद्धांत पे काम करता है। यानी ये प्रकाश के क्वांटम पे से रिलेटेड काम करता है। लाइट के क्वांटम पे बात होती है, लाइट के क्वांटम पे हम बात कर रहे हैं। क्वांटम में इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, के सिद्धांत पर वर्क करता है। ये बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करने के लिए यूज होता है। इसलिए बहुत बड़ी कंप्यूटर करना है, कैलकुलेशन करनी है, बहुत बड़े से बड़े कैलकुलेशंस को करने के लिए क्वांटम कंप्यूटर का यूज किया जाता है। तीसरा होता है डीएनए कंप्यूटर। डीएनए कंप्यूटर क्या होता है? ये ऑपरेशन तो बहुत परफॉर्म करता ही है, साथ में इसके अंदर सबसे बड़ा होता है ये बिगर साइज के लिए जाना जाता है। यानी इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होती है। अभी डीएनए कंप्यूटर के बारे में प्रतिपादन हो चुका है, कुछ ही जगह पे यूज हो पा रहा है, लेकिन बहुत सिलेक्टेड इस पे अभी और रिसर्च चल रही है ना। ये जो तीनों कंप्यूटर हैं ये आने वाली पीढ़ी के कंप्यूटर है, जिसे हम अगली पीढ़ी के कंप्यूटर कहते हैं। देखिए अब इसके बाद होता है कि हम कंप्यूटर के प्रकार कितने हैं। तो कंप्यूटर के प्रकार को यदि हमें पढ़ना है तो पहली बात है 2 प्रकार होता है कंप्यूटर का। कंप्यूटर का जो 2 प्रकार होगा वो 2 तरीके का होता है। ये उपयोग के आधार पे है, उपयोग के आधार पर कंप्यूटर 2 प्रकार का होता है। पहला है एनालॉग कंप्यूटर और दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर। एनालॉग, डिजिटल।
इस तरह के कंप्यूटर होते हैं। अब देखिए इस तरह के कंप्यूटर को समझने के लिए हम करते क्या है, देखिए जो एनालॉग कंप्यूटर होता है ये कॉन्टिन्यूअस के लिए होता है। मतलब हम करते क्या है, जैसे कि हमें कोई भी चीज लगातार आपको मेजर करनी है, आपको रुकना नहीं है और उस चीजों को यूज करना है, यानी भौतिक मात्राओं को नापना है। और जब नापना है तो उसके केस में हम एनालॉग कंप्यूटर की बात करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल देखा जाए तो सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए अधिकतर हम किसका यूज करते हैं, एनालॉग कंप्यूटर का यूज करते हैं। और जब हम कंप्यूटर पर अंकों की गणना करते हैं, यानी हम जब कंप्यूटर पे अंकों की गणना कर रहे हैं तब हम यूज करते हैं अंकों की गणना के लिए डिजिटल कंप्यूटर। और अंकों का मतलब है डिजिट, यानी हम जब डिजिट्स की बात कर रहे हैं, और डिजिट्स में किसकी बात कर रहे हैं, हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं सिर्फ 0 और 1 यानी बाइनरी डिजिट्स की हम बात करेंगे। तो यानी हम देख रहे हैं कि कंप्यूटर में हम डिजिटल कंप्यूटर की बात करेंगे। कंप्यूटर यूज के आधार पे दो प्रकार के होते हैं, यूज के आधार पे दो प्रकार के होते हैं, एक एनालॉग और दूसरा डिजिटल। अब आप इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डियर फ्रेंड, अब हम इसमें आगे देखते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम यानी जो हम अपने घर में कंप्यूटर यूज करते हैं, जनरल भाषा में हम जिसको देखते हैं वो या तो डेस्कटॉप हो सकता है या लैपटॉप हो सकता है। तो उसके अंदर बेसिक घटक क्या है, मतलब कंप्यूटर में क्या चीज होगा कि जिसकी वजह से वो कंप्यूटर कहलाएगा। तो उसमें 4 चीजें तो होना कंपल्सरी है। पहली चीज है इनपुट होना चाहिए, इनपुट डिवाइस होगी। दूसरा डिवाइस कह सकते हैं या इनपुट यूनिट भी कह सकते हैं, कोई भी कह लीजिए। दूसरा प्रोसेसिंग यूनिट होनी चाहिए। या डिवाइस भी बोल सकते हैं। तीसरा आपका आउटपुट होना चाहिए, आउटपुट यूनिट या डिवाइस। और चौथा मेमोरी की बात करेंगे कि मेमोरी क्या होगी। अब एक बात समझना है कि इनपुट क्या होता है। इनपुट डिवाइस या यूनिट वो डिवाइस होती हैं, जब हम इनपुट डिवाइस की बात कर रहे हैं तो हमने बात किया इनपुट डिवाइस, देखिए इनपुट डिवाइस होता क्या क्या है। इनपुट डिवाइस कुछ और नहीं है। इनपुट डिवाइस जो हो रहा है आपका, वो आपका है वो हिस्सा जिससे हम सिस्टम को क्या कर रहे हैं, कमांड दे रहे हैं। यानी जिससे हम सिस्टम को क्या कर रहे हैं, कमांड देंगे। और कमांड देंगे इसका मतलब क्या है कि हम उससे बताएंगे कुछ आप करिए, हमारे लिए ये काम करिए। यानी जो भी हम उसको करने को कह रहे हैं वो हम किसके माध्यम से कहेंगे, इनपुट डिवाइस। और उदाहरण के लिए क्या होगा, कीबोर्ड हो जाएगा, माउस हो जाएगा, प्लस पेन हो जाएगा, लाइट पेन आता है, लाइट पेन हो जाएगा, जॉयस्टिक हो जाएगा। ये सारे के सारे जो हैं आपके उदाहरण होंगे इनपुट डिवाइस के। इसके बाद आएगा दूसरा प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरी आएगा प्रोसेसिंग यूनिट या डिवाइस। अब देखिए ये क्या करता है, हम जब प्रोसेसिंग यूनिट की बात कर रहे हैं तो ये देखिए प्रोसेसिंग यूनिट वो हिस्सा होता है जहां पर हमने जो कंप्यूटर को बताया कि ये काम करना है, तो कंप्यूटर ने आपसे लिया कि आपने कहा 2 + 2 को जोड़ना है, तो अब वो क्या करेगा, अपने प्रोसेसिंग यूनिट वाले हिस्से पे जाएगा और वहां पे देखेगा कि अब हमें प्रोसेस करना है, यानी इसको 2 + 2 करना है। तो हम 2 + 2 करेंगे तो उस प्रोसेस को करके आपको फिर जो भी रिजल्ट आएगा वो कहां भेजेगा, आउटपुट भी। तो ये प्रोसेसिंग यूनिट का जो बेस्ट एग्जांपल है, यानी यहाँ पे पहले चीज होगी प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग होगी तो हम उसको देखते हैं ज्यादातर किस नाम से जानते हैं, एग्जांपल के तौर पे सीपीयू। सीपीयू सॉरी, सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है
ये होता है, कई बार फॉर्म पूछ लिया था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं सीपीयू। और जब ये सीपीयू बोला गया तो देखिए सीपीयू जो बना होता है वो 3 पार्ट से बनता है। सीपीयू के जो मुख्य घटक होते हैं वो 3 होते हैं। एक होता है इसका, पहला घटक होगा कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, फिर एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, लॉजिक यूनिट एएलयू बोला जाता है। तीसरा होगा मेमोरी, और मेमोरी में ही आता है आपका रैम एंड रोम। तो ये 3 होंगे, यानी आपसे जब 2+2 करना होगा तो वो प्रोसेसिंग में यहां पे आएगा एएलयू के पास, 2+2 पे जाएगा, उसको जोड़ेगा और 4 बता के आगे बढ़ा देगा। और जब आएगा तो 4 कहां पे आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके तीसरे हिस्से पे, आउटपुट पे। कंट्रोल यूनिट का क्या काम है? कंट्रोल यूनिट जो काम करता है ये सभी प्रकार की क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करता है। और अर्थमेटिक यूनिट जो होती है वो क्या करती है, ये समझिए कि जो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एएलयू जो होती है ये काम करती है आपकी गणितीय गणनाएं करना, कैलकुलेशन करना, इन सब चीजों को जो काम करता है वो आपकी अर्थमेटिक यूनिट करती है। फिर इसके बाद आती है मेमोरी। देखिए मेमोरी जो होती है, मेमोरी 2 तरीके की होती है, 2 क्या, एक 3 तरीके कह लीजिए। एक और होती है ऑक्सिलरी मेमोरी, ऑक्सिलरी भी होती है, ऑक्सिलरी होती है। देखिए पहली यूनिट होगी रैम, और रैम का जो काम होता है, रैम जो मेमोरी में होती है ये होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। पहला भाग होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरा रोम होगा। ये दोनों एक का हिस्सा होती हैं और ये दूसरे का हिस्सा होती है। ये फर्स्ट पार्ट होगा, ये सेकंड होगा ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी को बोला जाता है सहायक मेमोरी, सहायक मेमोरी। ऑक्सिलरी सहायक होती है, रैम और रोम उसके अंदर होती है। और रैम और रोम इसके अंदर होंगी तो बात समझिए, रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म पूछा जाता है, पूछा जा सकता है यूपीएसआई में, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका काम क्या होता है, ये रीड भी कर सकती है एंड राइट भी कर सकती है। यानी इस मेमोरी में आप कुछ लिख भी सकते हैं और उसको हटा के सिर्फ पढ़ भी सकती है, वो दोनों काम कर सकती है, पढ़ भी सकती है और लिख भी सकती है। लेकिन जो रोम होती है इसको कहा जाता है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। यानी इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ये सिर्फ काम करेगी किसका, रीड का। तीसरी यूनिट हमने बताई ऑक्सिलरी यूनिट, ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी मेमोरी। ये क्या होता है, मैंने कहा कि ये सहायक मेमोरी होती है, और ये सहायक मेमोरी होती है जो कह सकते हैं मैग्नेटिक टेप की तरह होती है। मैग्नेटिक टेप का जो बेस्ट उदाहरण होता है वो होती है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या करती है कि स्टोरेज डिवाइस होती है, इसमें आप कुछ भी मूवी स्टोर कर सकते हैं, डेटा स्टोर कर सकते हैं, वो सब होगा आपका। फिर इसके बाद होगा फ्लॉपी हो जाएगी, फ्लॉपी भी एक आपकी उदाहरण होगी। फ्लॉपी अब कम आती, पुराने जमाने में आया करती थी। सीडी होगी, सीडी का एक बार फुल फॉर्म पूछ लिया गया था, उसका होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी डब्ल्यू आर लिखा हो तो इसका मतलब होता है राइट एंड रीड बोथ। यानी ये लिख इस सीडी डब्ल्यू आर का मतलब होता है उसमें लिखा भी जा सकता है और पढ़ा भी जा सकता है। लेकिन जो नॉर्मल सीडियां मिलती हैं वो सिर्फ होती हैं रीड ओनली, जिसमें आप मूवी भी पहले लाया करते थे तो सिर्फ रीड ओनली होगी, यानी उसमें डेटा स्टोर कर दिया तो स्टोर, वो उसके बाद फिर उसमें और कुछ स्टोर नहीं होगा। लेकिन WR में आप रीड भी कर सकते हैं, उसको इरेज कर सकते हैं और उसको वापस फिर से स्टोर कर सकते हैं, उसमें कोई नया डेटा स्टोर किया जा सकता है। तो ये रीड एंड राइट बोथ करेगी, ठीक है। तो ये काम होता है इनका।
इसके अलावा अब एक आजकल और मैग्नेटिक में आ गई है, आप लोगों ने सुना होगा ज्यादातर क्या, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव भी एक प्रकार की मैग्नेटिक ही डिवाइस है, ठीक है। तो इतने प्रकार का ये इसके सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के घटक होते हैं, पहले इसको आप नोट करिए। डियर फ्रेंड, अभी तक हमने जो कंप्यूटर के घटक में देखे उसमें हमने तीन चीजें देखी, इनपुट डिवाइस देखा, प्रोसेसिंग यूनिट देखा। प्रोसेसिंग यूनिट में हमने क्या क्या देखा, हमने सीपीयू के अंदर देखा तीन टाइप, एक तो हमने देखा कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और मेमोरी। अब उसके बाद हम पहले आउटपुट यूनिट डिवाइस देखेंगे। देखिए चौथा जो पॉइंट, तीसरा पॉइंट आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस में आप समझते हैं क्या, जिस पर हम अपना रिजल्ट देखते हैं, यानी रिजल्ट हम प्रिंट करते हैं, तो वो आउटपुट डिवाइस होगा। तो वो होगा क्या, मॉनिटर हो जाएगा प्लस प्रिंटर हो जाएगा, प्रिंटर भी आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। जहां पे आप अपने रिजल्ट को देख रहे हैं, यानी जहां पे आपका रिजल्ट शो हो रहा है, वो सब आपका आउटपुट डिवाइस होगा। अब एक बात आती है कि मेमोरी को यहां पे तो हमने इसके अंदर मेमोरी देखी, लेकिन इसी मेमोरी को हम ज्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे एक चौथी यूनिट मानते हुए मेमोरी की तरह। तो मेमोरी देखिए, मेमोरी का जब क्लासिफिकेशन किया जाता है तो ये दो प्रकार की होती है, पहला और दूसरा। एक प्राइमरी मेमोरी होती है सॉरी, प्राइमरी मेमोरी, दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में जो अंतर होता है वो हमारा क्या होता है, प्राइमरी जो मेमोरी होती है ये होती है रीड, रैम एंड रोम, ये हमारी हो जाएगी प्राइमरी मेमोरी का हिस्सा। जबकि जब हम बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी की, तो सेकेंडरी मेमोरी में हमारी कई चीजें आ जाती हैं, हार्ड डिस्क आ जाएगा, फ्लॉप मैग्नेटिक डिस्क आ जाएगा, मैग्नेटिक डिस्क की बात करेंगे, फ्लॉपी डिस्क की बात करेंगे, कॉम्पैक्ट डिस्क यानी जिसको सीडी आप कहते हैं उसकी बात करेंगे, और फिर पेन ड्राइव की भी बात करेंगे, पेन ड्राइव एंड हार्ड डिस्क, ये सब पूरे पार्ट होते हैं सेकेंडरी मेमोरी के। तो हम देख रहे हैं मेमोरी के हमारे बेसिक मोटे मोटे घटक क्या है हमारे, ये हमारे इतने हैं। अब देखिए फ्लॉपी, आपने देखा होगा फ्लॉपी की जो कैपेसिटी हुआ करती थी वो बहुत कम हुआ करती थी पुराने टाइम में, और जब बहुत कम होती थी तो फ्लॉपी का क्या होता था, उसमें स्टोरेज बहुत कम होती, तो उससे थोड़ा ज्यादा स्टोरेज आई इसमें, फिर इससे ज्यादा कॉम्पैक्ट डिस्क से ज्यादा स्टोरेज आई पेन ड्राइव में, और अब पेन ड्राइव से भी ज्यादा स्टोरेज किस में है, हार्ड डिस्क में। और अब एक नई टेक्नोलॉजी आ गई, एसएसडी आ गई, एसएसडी हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क। तो एसएसडी इससे भी एडवांस है क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग स्पीड क्या है, ज्यादा है। रैम और रोम क्या होता है, ये आपका मेमोरी प्रोसेसिंग यूनिट में ही, मतलब सीपीयू के अंदर ही यूज हो जाता है, तो इसीलिए हम रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम बोलते हैं। तो ये क्या काम करते हैं, यहाँ पे रीड एंड राइट दोनों होता है, यहाँ पे सिर्फ रीड किया जा सकता है। इनमें क्या होता है, ये सारे जो सेकेंडरी मेमोरी हैं इनमें हम डेटा को हटा भी सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा। जैसे फ्लॉपी कॉम्पैक्ट डिस्क में क्या था कि यदि ये जब WR होगी तब इसमें आप रीड एंड राइट कर सकते हैं, और यदि सिर्फ ये R हुई तब सिर्फ रीड कर सकते हैं इसमें, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। लेकिन पेन ड्राइव के केस में ऐसा नहीं है, पेन ड्राइव एंड हार्ड डिस्क के केस में क्या है, पूरी पेन ड्राइव फॉर्मेट हो सकती है, पूरी पेन ड्राइव हार्ड डिस्क फॉर्मेट हो सकती है, उसके जगह आप फिर से नया डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दिया है आपको मेमोरी के बारे में, तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे थोड़ा सा देखते हैं। डियर फ्रेंड, अब हमने जो घटक देखे, घटक के देखने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रह जाता है इंट्रोडक्शन के अंदर, कंप्यूटर की इकाई। क्योंकि हम मेमोरी की बात कर रहे थे, तो आपने एक बात देखा होगा कि जब हम डाटा देते हैं, यानी इसमें कोई भी डाटा इनपुट करते हैं, तो वो कुछ जगह घेरता है, और वो जगह डाटा किस फॉर्म में आता है, 0 और 1 यानी बाइनरी के फॉर्म में आता है। तो जो ये जगह घेरता है
इस छोटे से जगह घेरने को 0 और 1 जो भी जगह घेरेगा उसी को हम कहते हैं क्या, एक बिट। यानी सबसे छोटी इकाई जो होती है कंप्यूटर के अंदर वो 1 बिट होती है। क्या होगी, 1 बिट। बिट की इंग्लिश कुछ ये होती है, 1 बिट। और 1 बिट का क्या होता है, ये सबसे छोटी इकाई होगी, इससे छोटी इकाई नहीं होगी। ये 0 और 1 को ही, 0 और 1 में से कोई एक को लेगी, छोटी इकाई होती है। अब एक बात समझिए कि ये सबसे छोटी हो गई, तो 4 बिट बराबर जो होता है, एक बात ध्यान रखिएगा, 4 बिट हमने इंस्टॉल किया तो ये होता है 1 निबल। 1 निबल ये पूछा जाता है तो इसलिए आप इससे भाग नहीं सकते, निबल। यदि 4 बिट डेटा किसी भी जगह पर रख दिया तो उसको हम लोग 1 निबल कह देते हैं। और यदि 8 बिट हमने इंस्टॉल कर दिया, कई बार क्वेश्चन आता है कि हाउ मच बिट इक्वल टू द 1 निबल, यानी एक निबल में कितने बिट होते हैं, तो कितने बिट होंगे, 4 बिट। और 8 बिट जो होगा वो होता है 1 बाइट के बराबर। किसके, 1 बाइट के बराबर होगा। तो एक बात बताइए, यहां से हम ये भी तो कह सकते हैं 1 बाइट बराबर कितने निबल हो जाएगा, 2 निबल भी हो जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा, 1 बाइट बराबर 2 निबल हो जाएगा। अब एक बात समझिए, हमने कहा कि 1 बाइट क्या होता है। बाइट जो होता है किसी भी अक्षर या अंक को घेरने में, ए या 9 को बनाने में जो एक इकाई के बराबर स्थान घेरेगा उसको बोला जाएगा 1 बाइट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपको पता है ये 4 डिजिट का हमने लास्ट टाइम पे बात किया था, बाइनरी कोड को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, यदि 1 1 ये आ जाए तो ये होता है 7 का कोड, और 1 0 0 0 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 8 का कोड। आपने देखा था इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जा रहे थे, और जब हम पहुंचेंगे ए के पास या 9 के पास तो देखेंगे 1 0 1 0 ये हमारा हो गया 9। यानी ये 9 नंबर को लेने के लिए हमारा क्या है, ये 4 डिजिट्स में हम लिख रहे हैं इसको 0 1 के कोड में, तो ये हमारा क्या है, ए और 9। 10वां जब हम लिखते थे तो आपने देखा होगा 1 0 1 1 ये हमारा करीब ए आ जाता था, 10 आता था। और इसके बाद 11वां जब लिखते थे तो 1 1 0 0 यानी इसको 11, इसी को हम लोग ए बोल देते थे। तो आप देख रहे थे कि इसी को हम क्या कहते थे, ए और 9 को लिखने में, यानी कोई अक्षर या किसी अंक को लिखने में जो भी इकाई यूज होगी उस इकाई को हम कह देंगे 1 बाइट। और 1 बाइट उस स्थान को कहते हैं जो आपका एक अक्षर और उसको घेरने में लेता है। अब दूसरा ऑप्शन है कि हमारा पूछ लेता है कि 1 किलो बाइट कितना होता है, तो 1024 बाइट, बाइट को हिंदी में ऐसे लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, बराबर होता है 1 किलो बाइट के, किलो बाइट। और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है केबी। केबी यानी 1 केबी बराबर हो जाएगा, किलो बाइट बराबर हो जाएगा 1024 बाइट। अब एक बात सोचिए, 1024 किलो बाइट, केबी हम शॉर्ट फॉर्म का मतलब एक किलो बाइट लिख रहे हैं, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये 1024 बाइट जो होगा, किलो बाइट जो होगी, ये आपके रिप्रेजेंट करेगी 1 मेगा बाइट। मेगा बाइट जिसको आप एमबी कहते हैं, कि हमने 2 MB का डेटा स्टोर कर दिया, 3 MB का डेटा स्टोर कर दिया, तो ये इतना डेटा ले रहा है। फिर आप देखते हैं कि 1204 MB का डेटा ही कहलाता है कितना, 1 गीगाबाइट। 1 गीगाबाइट जिसको आप जीबी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, यानी हमने 1 GB डेटा स्टोर कर लिया तो कितने MB के बराबर होगा, 1204 के बराबर होगा। और
1204 गीगाबाइट बराबर होता है 1 टेराबाइट के। टेराबाइट यानी आप लोग कई बार सुने होंगे कि 1 टीबी की हार्ड डिस्क है हमारी। इसका मतलब है 1204 जीबी उसमें क्या है, मेमोरी स्टोर की जा सकती है। फिर 1 टेराबाइट के बाद होती है 1204 टीबी जो होती है 1 पेटाबाइट होती है, पेटाबाइट, जिसको पीबी बोलते हैं, 1 पीबी, 1 पेटाबाइट। फिर 1 पेटाबाइट जो 1204 पीबी होती है वो होती 1 एक्जा बाइट के बराबर, यानी 1 ईबी के बराबर होती है। अब 1 ईबी के बाद आता है, यदि 1204 ईबी बराबर होता है 1 जेटाबाइट, जेटाबाइट यानी जेबी के बराबर होता है। और इसके बाद आप देखते हैं 1024 एक मिनट मैं हर जगह डेटा गलत लिख दिया है, ये आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैं ध्यान नहीं देता गया हूं और लिखता चला गया हूं। यहाँ ऊपर वाले में सही लिखा था, 1024 लिखा था, 1024 यहाँ पे भी होगा, 1024 यहाँ पे भी होगा। हम 124 लिख रहे थे, 1024 होगा, 1024 जीटाबाइट, 24 जीटाबाइट होता है 1 योहाबाइट, योहाबाइट यानी वाईबी के बराबर होता है। तो इतने होते हैं 1024, ये ध्यान रखना है, क्योंकि आपका 1024 ही हर जगह पे है, ठीक है। तो आपका इतना डेटा मेमोरी आपकी लेता है। सबसे हायर अभी तक हम लोग देख रहे हैं 1 जेटाबाइट या 1 योहाबाइट है, ठीक है। तो 1 योहाबाइट है तो आपका इतना मैक्सिमम डेटा हम स्टोर अभी तक कर पा रहे हैं। तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपने ये सारा डेटा नोट कर लिया। ये स्टोरेज डिवाइस में जो मेमोरी हमारी यूज हो रही है, तो आप देख रहे हैं कि हमारी स्टोरेज डिवाइस किस तरीके की आजकल आप एक बात देखते हैं 256 जीबी भी आती है, 512 जीबी भी आती है। तो 512 जीबी का मतलब हुआ वो हाफ टेराबाइट है, ठीक है। 256 जीबी यानी आप देख रहे हैं कि 1024 जो बाइट है वो 1 किलोबाइट के हैं, और 1024 किलोबाइट 1 मेगाबाइट, और आप देख रहे हैं 1024 MB जो है 1 गीगाबाइट है। तो आप सोचिए कि 1 गीगाबाइट यदि इतनी है तो यानी 1024 जो है ये हमारा 1 टेराबाइट है, तो इसका आधा तो हमारा हाफ टेराबाइट हो जाएगा 512, और इसका भी आधा क्या हो जाएगा 256 जीबी। और जब आप पुराने कंप्यूटर देखेंगे 2008 के पास, तब 120 जीबी की भी हार्ड डिस्क आती थी, इसके भी आधे का अप्रॉक्स बनाया जाता था, ठीक है। 120 जीबी की हार्ड डिस्क आती है। हार्ड डिस्क पहले ऐसे आती थी 120 जीबी, 256, 512। अब जो नए लेटेस्ट में आने लगी 500 जीबी की आने लगी, 512 नहीं देके वो 500 जीबी देने लगे हैं। तो ये चीजें होने लगी हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो रैम आती है आपकी 8 MB की रैम हो गई, 8 जीबी की रैम हो गई। तो 8 जीबी की रैम का मतलब है कि सीधे सीधे आपका इतना, इसका मल्टीप्लाई बाई 8 कर लीजिए, और जब मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे तो इतना डेटा तो उसके अंदर स्टोर किया जा सकता है, या उतने डेटा के लिए, वो प्रोग्रामिंग के लिए उतना डेटा अवेलेबल है। तो सॉरी, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कंप्यूटर में जो हम डेटा लिखते जा रहे हैं ये 1024, तो ये समझ लीजिए कि 1024 जो डेटा है ये इसी से ही हमारा पूछा, कई बार पूछा गया क्वेश्चन में, क्या बिट के बारे में पूछ लिया गया, निबल के बारे में पूछा गया, बाइट के पूछ लिया था 1 बाइट बराबर कितने निबल है, या कितने बिट बराबर कितने निबल्स हैं, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है। दूसरा चीज आपका यहाँ पे भी पूछ दिया, कई बार क्या होता है कन्वर्जन आ जाता है। कन्वर्जन किसके बीच में आ जाएगा, कह देगा कि आप बताइए 1 किलो बाइट में कितने आपके
बिट होंगे, अब कितने बिट होंगे या कितने निबल होंगे तो आप उसके हिसाब से चले जाओगे। ठीक है, तो आपको कन्वर्जन करना आना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका पूरा कन्वर्जन है। आपको निबल से जीबी में पूछा जा सकता है, टेराबाइट में पूछा जा सकता है, एमबी में पूछा जा सकता है, इतना तो पूछा ही जा सकता है। तो ये कन्वर्जन आपका आना चाहिए, केबी का भी आना चाहिए और बाइट का भी आना चाहिए और साथ में बिट का भी आना चाहिए। तो इतने कन्वर्जन्स तो आपको आने चाहिए और इतने कन्वर्जन्स आप बाय यूजिंग दिस चार्ट आसानी से कर सकते हैं। तो मेरा आज पढ़ाने का मकसद ये था इंट्रोडक्शन में कि आपको मैं बेसिक चीज दे दूं जिससे आप पूरा सही से इसको उपयोग कर सकें। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। दूसरी चीज है, हम जब अगले टर्म पे चल लेंगे तो थोड़ा सा इससे एडवांस चलेंगे, तो आप उसके हिसाब से आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो पहली बात है कि इसको ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। दूसरी बात, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और जो भी हमारे अंदर कमियां हो रही हैं वीडियो में वो हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे, तो हम उतना ही अच्छा वीडियो आपके लिए बना पाएंगे और उतना ही अच्छा कंटेंट ला पाएंगे। दूसरी चीज, आपके सहयोग के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपका सहयोग सिर्फ इतना सा ही चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।